फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आप जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये पीसीएस आईएएस सभी के लिए एग्जाम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। यूजीसी पीजीटी और टीजीटी के लिए तो है ही, ठीक है, यूजीसी एंट्री वगैरह के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को जब भी देखें फ्रेंड्स पूरा देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा किसान नगर हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर 2, और उसका ये हम पढ़ेंगे आज उसके बारे में, दैविक राजा। तो राजाओं की के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवताओं के साथ जुड़ना था, ठीक है। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व से, ठीक है, प्रथम शताब्दी पहले ईसवी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसवी तक, ठीक है, यानी प्रथम शताब्दी पहली शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर क्या है, कब तक है, प्रथम शताब्दी जो ईसवी तक, इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार से राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और किसमें मिलता है, सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। क्योंकि यह माना जाता है कि कुषाण काल के शासन काल में ही मूर्तियों बनाने का जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है, क्योंकि गंधर्व कला का विकास हुआ था इस समय और मूर्तियां बनाने की कला का भी विकास हुआ था। और सबसे पहली मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की बनाई गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लें कि कब शुरुआत हुई, या शक संवत की शुरुआत हुई थी कुषाण काल में, कनिष्क ने की थी, और कब हुई थी, 78 ईस्वी में, ठीक है, कब हुई थी, 78 ईस्वी ईस्वी में हुई थी शक संवत की शुरुआत, जो कनिष्क ने के शासन काल की बात है, 78 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट, क्या जगह है ये, माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल काय मूर्तियां लगाई गई थी। एक माट का नाम याद रखें, ये पूछा गया है एग्जाम में यूजीसी नेट के, ठीक है, 2017 के पेपर में। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य क्या प्रस्तुत करना चाहते थे, उनका मानना है। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे क्या लगाया है, देवपुत्र, ये ध्यान रखें, देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, स्वर्गपुत्र। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साथ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। किस पे नियंत्रण शामिल था, भूमि पर। जो शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे। जो सामंत होते थे वो शक्तिशाली होते तो क्या बन जाते थे, राजा। और जो दुर्बल होते थे वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, ये तो फैक्ट है। जो दुर्बल होता था वो जो बड़े शासक होते थे उनके अधीन हो जाते थे, और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में प्रशस्तियां भी लिखी गई हैं, जो कि उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास जो है, ठीक है, करते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और ये आप ये देखें, पहले कुषाण सिक्का है, अग्रभाग जो है ये कनिष्क का दिखाया गया है और पृष्ठभाग में देवता, ठीक है, और ये है सिक्का। तो राजा को इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं इसके बारे में। पांड्य सरदार सेनगुत्तुबन की वन यात्रा एक तमिल महाकाव्य है, सिलप्पादिकारम। क्या है ये, सिलप्पादिकारम, इसे याद रखें और एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था, पहले तो ये जान लें। तो इसका लेखक था जो है सेनगुट्टुवन के भाई जो थे, चोल वंश का शासक था सेनगुट्टुवन।
उसका भाई था इलंगो आदिगल। ठीक है, कौन था इसका लेखक? इलंगो आदिगल। ठीक है, इलंगो, थोड़ा सा फ्रेंड्स लिखने में हो जाती है प्रॉब्लम। इलंगो आदिगल। थोड़ा सा मुझे वो लेना पड़ेगा टैब, फिर अच्छी तरीके से लिखेगा। तो चलिए मैं बोल देती हूँ, आप जो है नोट कर लें इसे। क्योंकि काफी बेकार सा लिख रहा है, इससे अच्छा है कि मैं बोल देती हूँ, आप जो है उस आप करें। अब मैं लिखने के लिए इसकी व्यवस्था जरूर करूंगी। मुझे टैब लेना है इसके लिखने के लिए, जिससे कि अच्छी तरीके से मैं लिख सकूं चीजों को और समझा सकूं आप लोगों को। तो चलिए ये जान लीजिए कि सिलप्पदिकारम का लेखक जो था चोल शासक सेन गुट्टुवन के भाई था, वो इलंगो आदिगल। आप नाम याद रखें इसका जो है लेखक का सिर्फ कि इलंगो आदिगल। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं चाहे। इसने की थी जो है सिलप्पादिकारम की रचना। ठीक है, और तमिल महाकाव्य है, ये ध्यान रखें, ये तमिल महाकाव्य है सिलप्पादिकारम, और इसकी रचना की थी इलंगो आदिगल ने। जब वह वन की यात्रा पर तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे परिचित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथीदांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल, बने चंवर, मधुचंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, मूल, यानी बहुत सारी चीजें लाए, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर और जंगली मुर्गे बोलने वाले तोते आदि भी लाए थे। एक मतलब जब वो वन की यात्रा पर थे, बताते हैं। और एक चीज और बता दूं, सिलप्पादिकारम का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि नुपुर की कहानी। ठीक है, नुपुर की कहानी, यानी जो अ, सिलप्पादिकारम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नुपुर की कहानी, और नुपुर के आसपास ही ये जो कहानी लिखी गई है वो घूमती रहती है। ठीक है, तो चलिए, लोग ये उपहार क्यों लाए, सरदार इनका क्या उपयोग करते थे, किस लिए करते थे, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत ही ध्यान रखें आप। की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। जो क्या था? गुप्त सम्राट के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त जो था, उसका क्या था? राजकवि, ये हरिसेन। ठीक है, दो तीन चीजें याद रखें, एक तो समुद्रगुप्त जो था गुप्त शासक, समुद्रगुप्त, तो उसका दरबारी कवि था हरिसेन, उसने रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति की। ठीक है, ये इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है विलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति। और क्या है इसकी भाषा? संस्कृत में। ठीक है, ये ध्यान रखें दो तीन चीजें, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस भाषा में है प्रयाग प्रशस्ति की रचना, या किसने की है, या किस शासक के काल में करवाई गई है। तो ये आपको दो तीन चीजें इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इसमें क्या है? एक अंश है ये। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु भले ही समृद्धि और असाधु के जो है विनाश के कारण है, वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से बस में किया सकता। वे करुणा से भरे हुए हैं, अनेक सहस्त्र गायों के देवता हैं, दाता हैं। उनकी मस्जिद की दीक्षा दुखियों और वीरणियों और पीड़िता के उद्धार के लिए की गई है। मानवता की मतलब ये सब चीजें कही गई हैं राजा के बारे में। ठीक है, जो एक की अंश है। और ये देखिए किसी की ये मूर्ति है, और शायद ये माना गया है कि ये राजा की मूर्ति है इस तरीके से। ठीक है, चलिए, अब हमारा पांचवा जो है ये नंबर आ गया है, बदलता हुआ देहात। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जनता में राजा की छवि, जनता में राजा की छवि क्या थी? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है, अभिलेखों में से सभी जवाब नहीं मिलते हैं, यानी अभिलेख में क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं, सभी जवाब नहीं मिलेंगे।
वस्तु साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण में कम ही छोड़े गए, फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने। और जातक, जातक जो है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये दो चीज याद रखें। देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ाते के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती भी चलती हूँ, तो उसे आप प्लीज नोट करते जाएं और तभी आपको लाभ होगा। ठीक है। वर्णित कक्षाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कक्षाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया। जातक कथाएं पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो ये बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जातक कथाएं जो हैं, और ये पाली भाषा में लिखी गई हैं, ये ध्यान रखें। गंधतिंदु जातक नामक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर कर प्रजा के बीच में या जो है पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत है कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। ठीक है। थोड़ा सा पहले हम इसे देख पढ़ लेते हैं, सुदर्शन झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले। तो गुजरात की जो सुदर्शन झील है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुदर्शन झील मानचित्र टू में गिरनार ये झील है, होते हैं अभी। सुदर्शन झील का एक कृत्रिम जल क्या था? ये कृत्रिम जलाशय यानी बनाया गया जलाशय, प्राकृतिक नहीं था, इसे बनाया गया था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी, कब हमें पता चला? दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से, एक अभिलेख के द्वारा इसका हमें पता चला। इस अभिलेख को किसने? शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का। इसमें क्या है? इस अभिलेख में वर्णन किया गया है शक शासक जो है रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन की उपलब्धियों का इसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन बनवाया रुद्रदामन ने नहीं है, ये ध्यान रखें। ये बनवाया किसने है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रांतीय शासक था, जो है पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया है। ठीक है, पुष्यगुप्त ने। लिखने में तो खैर ये पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया है, और इसका मतलब निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था, जो चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था। इसने क्या किया था? इसका रुद्रदामन ने इसका वो करवाया था, मतलब इसकी बाद में मरम्मत करवाई थी। तो इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों द्वारा तटबंदी वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए, सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाखंड खंड पर एक इसने क्या किया? इसी पाषाण खंड पर एक जो है अभिलेख 5वीं शताब्दी का है लगभग माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने अपनी एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो यह है इसके बारे में थोड़ी जानकारी, और है कहाँ? ये गुजरात में, ये ध्यान रखें। चलिए, हम यहाँ पे थे तो जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और किसान प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू कर दिए थे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उपज बढ़ाने के लिए और उपाय ढूंढने शुरू हो गए। उपज बढ़ाने के तरीके। ठीक है, उपज बढ़ाने का एक तरीका हल्का प्रचलन था। हल्का प्रचलन हुआ जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही गंगा और कावेरी, कौन सी नदियों? गंगा और कावेरी घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल
जो हल होता था वो लोहे का फाल होता था, वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई होती थी। तो बचपन में मैंने देखे भी हैं हल, खैर, और आप लोगों में से भी लोगों ने देखा होगा जरूर हल को। तो हल से जुताई होती थी, लोहे का फाल लगा होता था उसमें और लकड़ी का वो लगा होता हत्था टाइप का, जो है उससे जुताई होती थी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रुपाई की वजह से उपज में भूमि भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इसके लिए, क्योंकि हल के साथ चलना भी पड़ता था, तभी जुताई हो पाती। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन क्या हुआ कि फसलों की उपज इससे बढ़ने लगी। ऐसे हलों का उपयोग उप महाद्वीप के कुछ ही हिस्से में जो है कुछ ही हिस्से में सीमित था। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, धान की रुपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पानी बहुतायत होता है, क्योंकि उसमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। और धान के बीज अंकुरित करके पानी जो है भरा जा खेतों में भरे पौधे से रुपाई की जाती है। पहले अंकुरित किया जाता है धान को, उसे बेहन बोलते हैं, और उसके बाद उसको जो है उखाड़ कर फिर उसे धान लगाया जाता है। ठीक है, इससे धान की उपज बढ़ जाती थी। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क, यानी यहाँ पे थोड़ा सा शुष्क जमीन है, क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 20वीं शताब्दी में। किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे। कहाँ रहते थे? पूर्वोत्तर और जो है मध्य पर्वतीय क्षेत्र था। खेती के लिए कुदाल का उपयोग करते थे, कुदाल होती थी उसका उपयोग करते थे। कुदाल तो बहुत मुश्किल है थोड़ा सा चलाना उसे पूरे खेत में, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी थी, क्योंकि ऐसे इलाकों के लिए कुदाल से ही खेती की जा सकती, हल से नहीं की जा सकती, जो पर्वतीय एरिया होते हैं। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया था। ठीक है, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, अब हम ये देखेंगे ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता गया। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग, पाली भाषा में ये ध्यान रखें किसका प्रयोग? गहपति। गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। ठीक है, क्या है ये शब्द? गहपति का प्रयोग किसके लिए होता था? छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था गहपति का प्रयोग। इसको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछ लिया कि गहपति का प्रयोग किस लिए होता था, तो आप जो है पाली भाषा में, तो इसका आंसर ये होगा कि छोटे किसानों और जमींदारों के लिए इसका प्रयोग होता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी इन गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेल्लालर यानी बड़े जमींदार। ठीक है, ये तमिल भाषा है। हलवाहा या उल्लर, जो हलवाहा थे उन्हें उल्लर, दास जो होते थे उन्हें कहा जाता अड़ीमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी पर उपयोग पर आधारित थी। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विविध ग्रंथों में की जाती थी। ठीक है, ये भी देखते चलते हैं सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, जैसा कि आप जानते हैं। 185 ईस्वी में जो है पुष्यमित्र, जो शुंग था, शुंग वंश का शासक, उसका एक मनु जो था वो उसका दरबारी कवि था, जिसने रचना की मनुस्मृति की। ठीक है, सब लोग जानते होंगे। इसे संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईस्वी और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया, यानी 185 ईस्वी में दूसरी शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी
तो यही उसी के बीच ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में मनुस्मृति को। और ये पहला ग्रंथ माना जाता है, विधि ग्रंथ यानी कानून का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार वो शासन चलाया जाता था उस समय। चूंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद जो है पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं में पहचानने के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बैल, भूसी, राख, खप्टे, गाय के जो है सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के तत्व और भूमि छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो, यानी ऐसी चीजें गाड़नी चाहिए थी जो नष्ट समय के साथ न हो। ठीक है, क्योंकि कई बार सीमाओं की अनिश्चितता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक चीज और ये देखे, गृहपति। गृहपति ऊपर तो किसानों और देखा था कि हमने उसके लिए होता है, जमींदारों के लिए। और यहाँ पे देखा है गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। ठीक है, घर से जुड़े भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगर में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए होता था। तो ये सब सारा एक गृहपति के जितने भी अर्थ हैं सब जान लीजिए, किसी कोई एक भी आ गया तो आपको उस पर टिक करना है। अब चलते हैं भूमिदान और नए शब्दांत ग्रामीण। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे हुए हैं। ताम्र पत्र यानी तांबे के जो पत्रे टाइप के होते थे उस पे भी कुछ खुदे गए हैं जो कि अस्थायी हुए, और पत्थरों पे भी लिखे गए हैं। ठीक है, संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले वह साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। किसको दिए जाते थे? या तो धार्मिक संस्थाओं को या फिर ब्राह्मण लोगों को दिया जाता है। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, जो अभिलेख मिले हैं वो ज्यादातर संस्कृत में मिले हैं। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु, क्योंकि तमिल और तेलुगु में भी काफी जो है अभिलेख, जैसी स्थानीय भाषाओं में है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो मिले हैं वो काफी तेलुगु और उसमें भी है, तो इसलिए कहते हैं कि स्थानीय भाषाओं में भी है। आइए ऐसे अभिलेखों पर एक ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक ऐसे, कौन थी प्रभावती गुप्त? ये जान लीजिए। प्रभावती गुप्त जो थी आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड भी। ठीक है, 300 कब शासन था इसका? 375 से 415 ईस्वी। क्या थी ये? प्रभावती गुप्त, उसकी पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। उसका विवाह जो है किससे हुआ था? वकाटक परिवार में हुआ था। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को जैसी भूमि जैसी संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार नहीं था। उस समय क्या था? महिलाओं को भूमि का बिल्कुल भी या किसी तरीके का मालिकाना हक नहीं था, उन्हें कोई अधिकार नहीं था भूमि संपत्ति की, वो मालिक नहीं हो सकती थी। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती जो थी वो क्या थी? भूमि की स्वामी थी। उसने दान भी दिया था, यानी वो भूमि की मालिक थी और मालकिन थी, और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी। साधारण लोगों को तो अधिकार नहीं था, लेकिन शायद वो एक रानी थी और एक राजा की पुत्री थी, इसलिए शायद उसको अधिकार था और उसके नाम संपत्ति थी, और जिसने जिसने उसको दान में दिया। जिसमें कि लिखा गया है कि देखिए ब्रैकेट में कि आरंभिक भारतीय इतिहास की कुछ रानियों में से एक थी, इसलिए उनका यह उदाहरण एक बिरला ही हो सकता है, यानी मतलब बिरला ही उदाहरण है ऐसा, इक्का दुक्का। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। ठीक, अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही करने पड़ते थे, देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमि दान क्या था? अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े हैं तो कहीं बड़े बड़े क्षेत्र मैदान में दिए जा गए हैं।
साथ ही भूमि दान में प्राप्त दान करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमि दान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा। तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने आरंभ कर दिए। यानी जब राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होना था तो उन्होंने अपना भूमिदान करके, भूमि को दान में देके क्या किया कि उन्हें अपने जो है अपने समर्थक बना लिया और अपने समर्थन में क्या किया, एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखते चलते हैं हम, फिर हम चलते हैं आगे। एक छोटे गांव का जीवन क्या था, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हर्षचरित। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित क्या है? कन्नौज के शासक हर्षचरित जो है हर्षवर्धन की क्या है, जो है जीवनी है। इसमें लिखी गई हर्षचरित, और लिखा किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है। लगभग कब लिखा गया है? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। हर्षवर्धन के कौन थे ये? बाणभट्ट राजकवि थे। ठीक है। उनके राजकवि थे यानी दरबारी कवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें बिंद क्षेत्र के जंगल के किनारे एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। तो जो चीजें लिखा गया है नीचे क्या है, वो हर्षचरित का एक छोटा सा अंश है। देखते हैं। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना क्या था, मुश्किल था। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो है उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्टू लेकर चलते हैं, गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और शन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, अलसी, शन और जिससे कि रस्सी वस्सी बनाई जाती थी शन से, शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी, घास और ये सब बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने वो तत्पर रहती हैं, यानी पास में जो रास्ते में गांव होते हैं उनमें जाके वो क्या करती हैं, उन्हें बेचती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां भी थी। तो ये क्या है, चरित्र के जो लिखा गया है उसका एक छोटा सा अंश है। और हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी है। और लिखा किसने? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो राजा ऊपर हमने यहाँ तक हम आ गए थे समर्थक जुटाने आरंभ हुए। उसका यह भी मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे, क्योंकि उनका नियंत्रण जो था वो लोगों पर थोड़ा सा लचीला हो रहा था। तो क्या करते थे कि वो अपना अपना समर्थन जुटाने के लिए इस तरीके के कार्य करते थे। अब हम इसमें देखते हैं प्रभाती गुप्त और दगुन गांव। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंब बिनो गांव के गृहस्थ और कृषक हैं, ब्राह्मणों और दुगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती हैं। आपको यह ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चालन स्वामी को दान दिया गया है। किसको दान दिया गया है? चालन स्वामी को। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे, यानी वहां पुलिस और सैनिक नहीं जाएंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है, यानी यहाँ से जानवरों की खाल या कोयला आदि से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही में मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राष्ट्रीय अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और
खदी वृक्ष के उत्पादन देने से भी छूट है, यानी इस गांव को इन सब चीजों से क्या किया छूट दी गई। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े बड़े सभी करों, यानी कोई भी कर सभी करों सहित किया गया है, यानी सभी करों सहित वो जो है छोटे बड़े जो भी कर हैं सब उसके सहित साथ किया गया है, दान दिया गया है, उसे सब करों छूट दी गई है। इस राज्यादेश को 13वें वर्ष राजवर्ष में लिखा गया है और उसे चक्रदास ने उत्कीर्ण कर किया है। किसने किया है? चक्रदास ने। इस गांव में कौन कौन सी वस्तु पैदा की जाती थी? ये तो खैर क्वेश्चन पूछा है, तो ऊपर जो लिखा है। चलिए थोड़ा सा ये जान लीजिए, अग्रहार यहाँ पे भी था, और ये देखिए अग्रहार जो है इसके बारे में जानिए। अग्रहार किसे कहते थे या क्या था? उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा कि अग्रहार क्या था, अग्रहार किसे कहते थे। तो अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो क्या हुआ था ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, यानी जो ये भूभाग दिया जाता था उससे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं किया जाता था, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलों का अधिकार, ब्राह्मण स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूल कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कर जो है भूमि कर वसूला नहीं जाता था। और अग्रहार उसी विभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। और फ्रेंड्स, भूमि दान के प्रचलन से राज्य किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं थे जिन पर अधिकारियों और सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक थे, संग्राहक थे, शिकारी थे, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा एक ही स्थान पर रहने वाले जो लोग होते हैं और घूमते रहते हैं, जगह जगह घूमकर खेती करने वाले। क्योंकि कुछ दिन कहीं खेती किए कहीं कुछ हुए, वो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते थे जो कि जगह जगह घूमकर खेती करते थे, कुछ दिन ठिकाना बनाते थे, तो ऐसा भी होता था। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे, तो क्या करते थे, कोई विवरण इस तरीके का नहीं रखते थे। तो ये हम पॉइंट पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नगर एवं व्यापार। आज यही तक, आधे घंटे की वीडियो बन गई। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जो जो मेन पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप याद करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।